हो गया। चलिए सुनिएगा अब। कल हम लोग पढ़े थे कहां से, बंगाल के इतिहास में। बंगाल के इतिहास में कहां तक पढ़ लिए थे, तो पढ़े थे, शुरुआत किए थे सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में जो शासन प्रशासन करना शुरू किया था। बंगाल के क्षेत्र में शासन प्रशासन जो करना शुरू किया था कौन, मुर्शिद कुली खां। यानी अगर हम बात करेंगे बंगाल की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसके, बंगाल की, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे पहले बंगाल के इतिहास को। ठीक है, पूरा रिवीजन जहां तक पढ़ाए थे वहां तक रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के पश्चात वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बंगाल की अगर बात किया जाए तो बंगाल में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले बंगाल में शामिल क्षेत्र, शामिल क्षेत्र पढ़े थे कि बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, ये पढ़े थे। तो उसमें बताए थे बंगाल के क्षेत्र में बिहार उस समय का था, बिहार के पश्चात झारखंड था, झारखंड के पश्चात ओडिशा था, ओडिशा था कि नहीं था, ओडिशा हुआ करता था, वर्तमान का कौन सा था, बांग्लादेश था। और असम का भी कुछ क्षेत्र था, असम का कुछ क्षेत्र बंगाल में हुआ करता था। राजधानी की अगर बात किया जाए तो ढाका हुआ करता था, क्या हुआ करता था, ढाका। ये बंगाल की अगर बात किया जाए तो डेल्टाई क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में था, डेल्टाई क्षेत्र में था। एक तरफ से था ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और एक तरफ से कौन सा था, गंगा। ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदी, गंगा और उसके सहायक नदी के बीच में बसा हुआ ये काफी उपजाऊ भूमि हुआ करता था कौन, बंगाल। इसीलिए बंगाल की अगर बात किया जाए तो मुगल का जितना भी प्रांत था उस मुगल के सभी प्रांत में सबसे ज्यादा क्या था, समृद्धशाली था, समृद्धशाली हुआ करता था कौन, बंगाल हुआ करता था। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। और उस समय मुगल बादशाह की अगर बात किया जाए तो मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब मुगल बादशाह थे। ये प्रत्येक प्रांत में 2 अधिकारी की नियुक्ति करते थे, एक का नाम हुआ करता था सूबेदार, सूबेदार, और एक का नाम क्या था, दीवान। क्या नाम था, दीवान हुआ करता था। तो सूबेदार और दीवान, सूबेदार के पास सेना रहता था, ये इसका काम था कि बंगाल के क्षेत्र में यानी मुगलों का जो प्रांत था उस क्षेत्र में क्या करना, शासन प्रशासन को देखना। और इसका काम हुआ करता था क्या करना, टैक्स की वसूली। इसके पास रुपया था। ठीक है, होता क्या है, 1702 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में एक राज्य की स्थापना किया जाता है, एक प्रांत की स्थापना, नगर की, प्रांत नहीं, नगर की स्थापना किया जाता है, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कौन स्थापना करते हैं, तो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि मुर्शिद कुली खां जो हुआ करते थे, मुर्शिद कुली खां को ही जो है दीवान नियुक्त किए थे कौन, औरंगजेब। तो मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त किए थे और इनका एक पोता था, नाम क्या था, अजीम उस शान। क्या नाम था, अजीम उस शान, उनका पोता हुआ करता था। उसे क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया, ये पढ़े थे। फिर 1702 ईस्वी में मुर्शिदाबाद की स्थापना करते हैं और राजधानी ढाका से बदलकर क्या किया जाता है, ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया जाता है। कौन करते हैं, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां गरीब किसानों के लिए तकावी ऋण उपलब्ध करवाते हैं। कौन सा ऋण, तकावी ऋण उपलब्ध करवाते हैं, इज़ेदारी प्रथा शुरू करवाते हैं और सही शून्यता के आधार पर काम देना शुरू करते हैं कौन, मुर्शिद कुली खां। इस प्रकार से शासन प्रशासन करते हुए, इनका मूल नाम क्या था मुर्शिद कुली खां का, मोहम्मद हैंदी। नाम क्या था मूल, मोहम्मद हैंदी। फिर आगे जाकर जो है इनका मृत्यु हो जाता है कब, 1727 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। मृत्यु होने के पश्चात इनका जो दामाद होता है उसका नाम क्या होता है, सुजाउद्दीन नाम, सुजाउद्दीन की सुजाउदौला, सुजाउद्दीन होता है ना जे, ये शासक बनता है। और सुजाउद्दीन के पश्चात कौन शासक बनता है, सुजाउद्दीन के पश्चात हो गया
शुजाउद्दीन के पश्चात शासक शुजाउद्दीन। देखिए पहला मुर्शिद कुली खां था ना, मुर्शिद कुली खां। दूसरा मुर्शिद कुली खां के पश्चात शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन उद्दीन। तीसरा हुआ करता था सरफराज, सरफराज खां। सरफराज खां के पश्चात अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद इसका कोई पुत्र था नहीं, 3 गो बेटी थी। तो पटना का नवाब के साथ जो है मायनुमा बेगम का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मायनुमा बेगम का विवाह होता है तो उसी का पुत्र होता है सिराजुद्दौला, तो वही क्या बनता है? शासक। तो सिराजुद्दौला बनता है शासक। और सिराजुद्दौला को किस प्रकार से कूटनीतिक चाल को चलकर मृत्यु के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, कौन? मीर जाफर। तो इसको जानने के लिए वीडियो देखें, क्या आगे बढ़े तो पिछला क्लास देखें, तब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जब मीर जाफर की अगर हम बात करें, जब मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर जो है धोखा दे देता है, किसको? सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। ऐसे जमाना ही धोखा का है क्या जी पूरे, अगर सतर्क नहीं रहिएगा तो कभी भी धोखा खा जाइए। तो मीर जाफर की अगर हम बात करें तो मीर जाफर धोखा दिया किसको? अपने नवाब को, अपने महाराज को। नाम क्या था? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला मारा गया और उसके पश्चात जो है प्रतीक यानी जो है क्या किया था? वचन दिया था, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे, अगर तुम हमारा साथ देगा, कौन में? प्लासी के युद्ध में, तो मैं तुम्हें बंगाल का क्या बना दूंगा? नवाब बना दूंगा। तो देखिए मीर जाफर अब क्या बनेंगे? बंगाल के नवाब बनेंगे। तो देखिए नवाब बनने के बाद मीर जाफर उसी तरह, मीर जाफर पूरी तरह अंग्रेजों के इशारे पर चलता था, जिस कारण इतिहासकार ने इन्हें क्या कहा? क्लाइव का गधा या कुत्ता कहा। ठीक है। मीर जाफर ने अंग्रेज को खुश करने के लिए, मीर जाफर एकदम पूरा खुश है, नवाब का पद मिल गया तो एकदम पूरा खुश है। और ये अंग्रेज को खुश करने के लिए और खास करके रॉबर्ट क्लाइव को खुश करने के लिए बंगाल में 24 परगना नामक क्षेत्र अत्यंत समृद्धशाली जिला था, वो दे दिया कि लो हम तुमको क्या देते हैं? उपहार में देते हैं। ठीक है, गिफ्ट में दे दिया 24 परगना। काफी अत्यंत समृद्धशाली जिला था ये। और 1,77,00,000 रुपया दिए नगद, किसको? अंग्रेजों को। सोचिए कि उस समय 1,77,00,000 रुपया तनिक होगा। अब ये सुनते हैं कहते बाप रे इतना रुपया। उस समय की हम बात कर रहे हैं, कब? 1757 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। सोचिए कितना ज्यादा वैल्यू होगा। अंग्रेज बताइए मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अंग्रेज का मन बढ़ जाएगा और इससे अंग्रेज की भूख और महत्वाकांक्षा और बढ़ गया। अंग्रेज की क्या चीज का भूख? धन दौलत लेने की। ठीक है, भूख बढ़ गई और इच्छा तो तीव्र हो गया कि और कुछ ना कुछ मिल जाता तो तनी और अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन मीर जाफर के पास उतना रहेगा तब न देगा जे। होता क्या है कि मीर जाफर अंग्रेज की लगातार बढ़ती धन अनुचित मांगे, लगातार अनुचित मांग कर रहा था कि हमको ये दो, हमको धन दो, दौलत दो, सब दो। लेकिन मीर जाफर अगर सब देते जाता तो उसका राज्य तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता। तो पूरा नहीं कर सका मीर जाफर। क्या उस अंग्रेज के मांग को पूरा कर सका? अंग्रेज के मांग को पूरा नहीं कर सका। उसने अंदर ही अंदर किसके साथ मिल गया? डच के साथ मिल गया। किसके साथ मिल गया? डच के साथ मिल गया। और डच अधिकारी के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रचना क्या किया? शुरू किया। अंग्रेज के खिलाफ क्या रचना शुरू किया? गुप्त षड्यंत्र रचना शुरू किया। और इसका भनक लगते ही कंपनी ने मीर जाफर को नवाब के पद से क्या कर दिया? बर्खास्त। कि लो हम बनाए थे तुम्हें नवाब और तुम ही हमारे खिलाफ क्या कर रहा है? अब धोखेबाजी। और होबे करता। ऐसे ऐसे इंसान किसी का नहीं होता। किसी का होता है? जो अपने महाराज को धोखा दे सकता है, अपने राजा को धोखा दे सकता है, तो क्या अंग्रेज को नहीं दे सकता था?
और अंग्रेज तो जानता था कि बड़का धोखेबाज है, डच के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इसीलिए कहा कि अब तुमको नवाब के पद से क्या करते हैं, हटाते हैं। क्योंकि बंगाल में जो नवाब का पद था उस पर कौन बैठेगा इसका निर्णय कौन ले रहा था, अंग्रेज ले रहा था। कौन ले रहा था, अंग्रेज। तो इसको नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया और मीर जाफर का जो दामाद था, ठीक है, क्या नाम था, मीर कासिम, मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब नियुक्त किया। लेकिन मीर कासिम ऐसा ऐसा कदम उठाता है कि अंग्रेज और परेशान हो जाता है मीर जाफर से। और कौन कौन सा कदम उठाता है उसी को हम लोग को क्या करना है, देखना है। देखिएगा, मीर कासिम की अगर बात करें तो 1760 से 1763, तो शुरुआती दिनों में मीर कासिम ने भी कंपनी को उपहार दिया। चूंकि बन रहा है, बना रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उपहार बनता है। तो शुरुआती दिन में दिया क्या चीज, उपहार। शुरुआती दिन में उपहार मिला, भारी धन दिया, परंतु वह एक अत्यंत योग्य, कौन योग्य था, मीर कासिम काफी योग्य थे, स्वतंत्र चेतना वाला थे, स्वतंत्र चेतना वाला कुशल प्रशासक थे। कौन, मीर कासिम। उसने अंग्रेज के बढ़ते प्रभाव को जड़ से खत्म करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जो कोई नवाब नहीं उठाया था कदम, वो कदम उठाते हैं कौन, मीर कासिम, जिससे ब्रिटिश कंपनी बुरी तरह क्या हो गया, नाराज। तो इनका पहला कदम कौन होगा, तो वही हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, इनका पहला कदम राजधानी परिवर्तन करते हैं। पहला कदम में ये करते हैं राजधानी परिवर्तन। राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद, पहले कौन था, मुर्शिदाबाद। क्योंकि मुर्शिद कुली खां ही राजधानी किसको बनाया था, ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद को। ये क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से राजधानी बदलकर कहा, मुंगेर, बेगूसराय के बगल में, ठीक है, मुंगेर कर दिया। और उस शहर की मजबूती से किलाबंदी करना क्या किया, शुरू किया। मुंगेर राजधानी बनाया और उसके चारों ओर क्या करना शुरू किया, बड़ा बड़ा किला बनाना शुरू कर दिया, किलाबंदी शुरू कर दिया। और वहीं मुंगेर में ही फिर दूसरा कदम होता है। दूसरा कदम क्या होता है कि हथियार का कारखाना स्थापित कर देते हैं, कहां, मुंगेर में। अब होता क्या है कि पहले राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका को बनाते हैं, और मुर्शिदाबाद से कहा, मुंगेर को बनाते हैं, और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना स्थापित कर देते हैं। कौन, मुर्शिद कुली खां की, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां बोला रहा था अभी जी, गोला बारूद तोप ये सब का। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मीर कासिम दूरदर्शी हैं, वो समझते हैं कि यदि हम अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई कदम उठाएंगे तो अंग्रेज हमको छोड़ेगा नहीं, और अंग्रेज नहीं छोड़ेगा तो उससे लड़ने के लिए हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए। और अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार था, और इसीलिए ये भी गोला बारूद और तोप का कारखाना निर्माण शुरू कर दिया। जो वर्तमान समय में अगर मुंगेर आप जाइएगा तो अभी भी है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अभी भी मुंगेर में ये रखा हुआ है। कौन, मुंगेर में मतलब स्थापित है ये कौन, मुंगेर का किला। कभी जाइएगा तो घूम लीजिएगा, काफी अच्छा है, हम तो घूमे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज को मिला था दस्तक। अब दस्तक मिला था फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में जो दिया था, उसको अलीनगर के संधि के तहत पुनः लागू करवा लिया। करवाया कि नहीं करवाया, याद आया कि 15 जून 1756 ईस्वी को विशाल सेना लेकर चले, 20 जून को ब्लैक हॉल की घटना किए, और उसके बाद फिर हॉलवेल जाकर मद्रास मुख्यालय को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। कैसे कैसे, कि कोठली में बंद कर दिया 146 को, अगला दिन खोला तो तैसे जिंदा बचा, उसमें हम किसी तरह से बचे हैं, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद विशाल सेना लेकर कौन चले, रॉबर्ट क्लाइव। कौन चले, रॉबर्ट क्लाइव स्थल सेना से, और वाटसन जल सेना से। फिर होता है अलीनगर की संधि, और बोला अलीनगर के संधि के तहत हम दस्तक का उसी प्रकार से उपयोग करेंगे जैसे कौन दिया था हमको फ्री, फर्रुखसियर, उसी प्रकार से हम बंगाल में भी करेंगे। तो बोला ठीक है करो। लेकिन बाद में दस्तक का खूब ज्यादा दुरुपयोग करने लगा, और इसको ठीक करने के लिए अगला कदम उठाते हैं कौन, मीर कासिम। क्या, तो देखिएगा,
दस्तक के दुरुपयोग पर रोक। अंग्रेज अधिकारी कंपनी के दस्तक यानी फ्री ट्रेड पास, मतलब ये कि लाइसेंस मिल गया था उसको कि कोई भी अंग्रेज क्या कर सकता था, भारत में, भारत नहीं बंगाल में क्या कर सकता था, फ्री व्यापार कर सकता था। दस्तक का दुरुपयोग कर निजी व्यापार कर रहे थे, मिला था कंपनी को ना व्यापार करने का, लेकिन ये खुद का निजी व्यापार कर रहे थे उसी लाइसेंस पे, ठीक है। और बताइए क्या बंगाल के सभी नागरिक को अधिकार होगा? नहीं था, सिर्फ कंपनी वाला को मिला था। तो इसको रोकने के लिए मीर कासिम क्या करते हैं, कहते हैं कि बंगाल के जितने भी हमारी जनता जनार्दन हैं, जनता है मतलब क्या लोग हैं, वो सबको अब हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं, सब जाकर फ्री क्या करे, व्यापार करे। अब बताइए बंगाल का जो भी लोग होगा उसको भी अधिकार मिल जाएगा। तो दस्तक का कोई मतलब रह गया? ये दस्तक का कोई मतलब रह गया? लाइसेंस का कोई मतलब रह गया? नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास लाइसेंस है वो भी गाड़ी चलाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी चलाएगा। तो लाइसेंस ले क्या करोगे, पूजा करोगे? कोई फायदा है लाइसेंस का? तब कोई फायदा नहीं। तो वही किया कौन? तो अच्छा कदम था, ये अंग्रेज के विरुद्ध कदम था। तीसरा कदम ये हो गया। अब चौथा कदम देखिए, जितना भी जमींदार था ना, जो नवाब के विरुद्ध रहता था और नवाब के विरुद्ध रहकर अंग्रेजों का साथ देता था, बोला सबको मार दो, सबको क्या करो, मार दो, काट दो। यानी उसने उन उपद्रवी जमींदार का बेरहमी से दमन किया जो नवाब के खिलाफ होकर अंग्रेज से साठगांठ करते थे, अंग्रेज से मिल जाते थे। इसी क्रम में एक पटना के गद्दार जमींदार, देखिए इतिहास में गद्दार है, अभी वर्तमान में भी है, नहीं है? तो पटना के गद्दार जमींदार राम नारायण की क्या कर दिया, हत्या। अभी गद्दार वही हैं, जैसे हम लोग विद्यार्थी वाला प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारे गद्देदार ऐसे थे जो उसी का साथ दे रहे थे, ठीक है। तो वैसे गद्देदार को ही पहले भीड़ में बोला ये प्यार से, और उसके बाद उसका अच्छा से क्या करिए, इलाज, ठीक है। जैसे मीडिया वाला हुआ कि नहीं हुआ, सब मीडिया वाला का इलाज बढ़िया से हो गया, ठीक है। तो राम नारायण भी उसी गद्दार में से एक गद्दार थे। किसका साथ दे रहे हैं? तो राम नारायण का क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मार दिया, क्या किया, हत्या करवा दिया। कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अंग्रेज क्या इससे खुश रहेगा? अंग्रेज बोला तो मेरा एक था मित्र था, परम मित्र था, कौन? राम नारायण, जो हमारा साथ देता था, उसको मार दिया। बड़ा दुख होगा कौन, दुखी होगा कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज भेजेगा किसको? इससे नाराज होकर कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, एक अधिकारी, किसको? एलिस को 148 सैनिक के साथ, कितना सैनिक के साथ? 148 सैनिक के साथ पटना पर जबरन अधिकार करने के लिए भेजा कि जाओ मीर कासिम को उठा के लाओ और पटना पर क्या करो, अधिकार करो, ठीक है। परंतु मीर कासिम भी सजग था, ठीक है। मीर कासिम ने एलिस सहित उल्टा पड़ गया, भेजा था मीर कासिम को क्या करने के लिए, बंदी बनाने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया। क्या हुआ, सबको गिरफ्तार कर लिया। घर गया जी, लाइए। हेलो। तो 148 जो सैनिक था, एलिस सहित 148 सैनिक को क्या किया गया, बंदी बना लिया। कौन बंदी बना लिया? मीर कासिम बंदी बना लिया। और बाद में जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से, अब देखिए अगर कंपनी भेजेगा बंदी बनाने के लिए किसी को, किसको भेजा था? एलिस को। तो बंदी बनाने के लिए भेजेगा तो किसको बंदी बनाएगा? मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम उल्टे उसी को सबको बंदी बनाकर जेल में क्या किया, डाल दिया। तो अंग्रेज खुश होगा? नहीं, अंग्रेज काफी नाराज हो गया और मीर कासिम को क्या किया, मीर कासिम को पद से हटाकर बोला न, इससे अच्छा कौन था, मीर जाफर ही था। मीर जाफर को पुनः क्या किया, नवाब बना दिया और राजा बनाया। तो कूटनीति चाल से क्रोधित होकर अब इससे काफी गुस्सा हो गया कौन, मीर कासिम। और मीर कासिम को पद से हटा दिया, पावर सब छीन लिया।
लेकिन तुरंत तो पावर नहीं छीन लेगा। पद से हटा दिया, घोषणा कर दिया, तो क्रोधित हो गया कौन? मीर कासिम। और सभी 148 ब्रिटिश कैद को, यानी ब्रिटिश जिसको 148 को जो गुलाम बनाया था, जिसको जेल में रखा था, सबको कटवा दिया। कहा? जेल में, यानी मौत के घाट उतरवा दिया। जेल में ही 148 को मार दिया। सोचिए, मीर जाफर, ये क्या कहते हैं, सिराजदौला क्या किया था? 123 को मारा था। ये क्या को किया? 148 को। अब बताइए, ये बैठल रहेगा यहाँ मार के, भागेगा कि नहीं भागेगा? नहीं भागेगा तो अंग्रेज छोड़ेगा इसको? नहीं। तो ये कहाँ चल जाता है? अवध चल जाता है। कहाँ चल जाता है? तो इतिहास में इसी घटना को क्या कहा जाता है? पटना हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, 148 कैदियों को ब्रिटिश जो सेना हुआ करता था, सबको जेल में ही मार दिया। मूली और गाजर कैसे काटते हैं, सलाद कैसे बनाते हैं, वैसे। ठीक है। और यही घटना चूंकि पटना में हुआ था, तो इसको कहा गया पटना हत्याकांड। और ये हत्या करके मीर कासिम बंगाल से भागकर सीधे कहां जाएंगे? अवध की ओर शरण लेंगे। किस ओर शरण लेंगे? अवध की ओर। आप देखिएगा, अवध में जाएंगे तो अवध में ऐसे रह जाएंगे। अवध में भी जाकर त्रिगुट सेना का क्या करते हैं? गठन करते हैं। देखिएगा, बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने उत्तर भारत के महाशक्तियों के से संपर्क किया। जो उत्तर भारत में महाशक्ति था, उस सबसे जाकर मिला। ठीक है। और अंग्रेज को भारत से खदेड़ने के लिए एक शक्तिशाली त्रिगुट सेना का क्या किया? गठन किया। त्रिगुट सेना में कौन कौन था? तो ये मीर कासिम थे। मीर कासिम के बारे में तो पता ही होगा, बंगाल का अपदस्थ नवाब। फिर शुजा उदौला, कौन थे? शुजा उदौला, ये क्या थे? अवध के शक्तिशाली नवाब। तो ये अवध के क्या थे? नवाब थे। फिर शाह आलम द्वितीय, ये तत्कालीन मुगल बादशाह थे। उस समय के भारत के मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो ये तीनों हो जाते हैं एक साथ। और सामने से कौन होगा? अंग्रेज कंपनी होगा। और सामने से जो कंपनी होगा, उसका नेतृत्व कौन कर रहा होगा? हेक्टर मुनरो। और ये युद्ध होता है, इसको कहा जाता है 22 अक्टूबर। देखिए, 22 अक्टूबर 1764। 20 अक्टूबर भी देता है, तो दोनों आप लोगों को याद रखना है। 1764 जो देगा वो मारिएगा। ठीक है। अब होगा क्या? देखिएगा, होगा क्या? युद्ध का नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। तो फिर यहां से क्वेश्चन रहेगा कि बक्सर आखिर कहां है? तो बिहार का एक जिला है, जहां से गंगा नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। याद रखना, बक्सर। तो होता क्या है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर भीषण संग्राम हुआ। संग्राम मतलब युद्ध। भीषण युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो की अगुवाई में अनुशासित ब्रिटिश सेना ने इस त्रिगुट सेना को बुरी तरह क्या कर दिया? सोचिए, ये तीनों महाशक्ति को पराजित कर दिया। कौन? हेक्टर मुनरो। यानी इस समय आप देख पा रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय भी है, जो भारत के क्या हैं? राजा हैं, बादशाह हैं। ये भी हार चुके हैं। यानी अब पूरे भारत का क्या हो चुका है? हार माना गया। क्योंकि पूरे भारत के राजा का क्या हो चुका है? हार हो चुका है। इस ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि भारत में अब अंग्रेजों को रोकने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं। चूंकि तीनों ताकत मिल गया, अब बंगाल जैसे समृद्धशाली प्रांत के अपदस्थ नवाब, अवध के और पूरे भारत के राजा तीनों मिलकर जब अंग्रेज को न हरा पाया, तो बताइए कोई अब हिम्मत करेगा अंग्रेज से टक्कर ले? और यही कारण था कि अंग्रेज का महत्वाकांक्षा और बढ़ गया, खूब ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। और उसके पश्चात हार के बाद होता है संधि। हार के बाद क्या होता है? संधि होता है, जिसको कहते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि। देखिए, बक्सर के युद्ध के शानदार जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को पुनः विशेष रूप से ब्रिटेन से कहां बुलाया जाता है? भारत। और भारत बंगाल का गवर्नर बनाकर लाया जाता है। भारत भेजा, कौन भेजा? सोचिए, ये चले गए थे इंग्लैंड,
और इंग्लैंड से पुनः इनको भेजा जाता कहां, भारत, क्या बना के, बंगाल का गवर्नर बना के। वह विजित शक्तियों के साथ संधि कर सके इसलिए भेजा गया। और क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 प्रसिद्ध संधि किया। क्या संधि किया, 2 संधि, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। देखिएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का पहला संधि हुआ। किसके बीच हुआ, तो यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। क्या क्या इसमें शर्त रखा गया, तो कहा गया कि कंपनी को अब अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, किस रूप से, अस्थायी रूप से बिहार के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, ओडिशा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त होगा। दीवानी अधिकार प्राप्त होगा कहने का मतलब ये हुआ कि दीवानी अधिकार कहने का मतलब, बैठिए, दीवानी अधिकार कहने का मतलब हो गया रुपया पैसा वसूलने का, सीधा सीधा समझिए ना, टैक्स वसूलने का अधिकार। किसका अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार। तो टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। और ब्रिटिश कंपनी ने मुगल बादशाह को इसके बदले में कितना रुपया, बोला कि हम टैक्स वसूली करेंगे बिहार, बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र में, उसके बदले में आपको मिलेगा 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन। कौन पेंशन, वृद्धा पेंशन, वही समझिए एक तरह से, चूंकि ये बूढ़ा हो चुके थे ये। आगे देखिएगा, मुगल बादशाह को अवध के नवाब से छीनकर करा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया। कहा गया कि अवध के नवाब का जो करा और इलाहाबाद का क्षेत्र है वो आपको क्या करते हैं, सौंपते हैं। पहला संधि में यही हुआ था। पहला संधि किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में क्या मिला, दीवानी अधिकार अंग्रेज को, बदले में शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला, और 26 लाख रुपया पेंशन मिला। दूसरा संधि क्या होगा, तो दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होगा। और यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, क्या मीर कासिम के बीच साथ संधि होगा, मीर कासिम के साथ संधि होगा जी, कहियो नहीं होगा। क्योंकि मीर कासिम मिलेगा तो अंग्रेज पहले उसको काट देगा, मार देगा, क्योंकि 148 अंग्रेज को क्या कर चुका है, वो मार चुका है। तो इसीलिए शुजा-उद-दौला के साथ होता है संधि। और इसकी शर्त क्या था, तो देखिए, बोला युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपया क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो 50 लाख का जुर्माना, 2 साल का तो पेंशन निकाल लिया, किसका, शाह आलम द्वितीय का। आगे, कंपनी की एक विशाल सेना की टुकड़ी, बोला हमेशा अवध में रहेगा, जिधर थोड़ा भी इधर उधर किया तो तुरंत सेना तुम पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। किसका सेना रहेगा, कंपनी का सेना रहेगा, जिसका पूरा खर्च और वेतन भत्ता सब कौन देगा, नवाब देगा। कौन कौन देगा जी, शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब को स्वयं उठाना होगा। देखिए, कंपनी रहेगा अवध में एकदम पूरा तैनात, किसका, अंग्रेज का। वेतन किसको देना पड़ेगा, अवध के नवाब को। भत्ता किसको देना पड़ेगा, मतलब भर दिन में जितना खर्चा करेगा वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए, ब्रिटिश कंपनी को अवध के पूरे राज्य में बिना कोई टैक्स मुक्त व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार का क्या मिला, खुला छूट मिला। ये था क्या चीज, द्वितीय संधि, इलाहाबाद का कौन सा संधि, द्वितीय संधि। और आगे लगता है बंगाल में द्वैध शासन। आगे क्या लगता है, बंगाल में द्वैध शासन लगता है। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव लगाता है। कौन लगाता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगाता है। और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स इस द्वैध शासन को क्या कर देता है, समाप्त। द्वैध शासन को क्या कर देता है, समाप्त। सन 1765 ईस्वी में नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में ऐतिहासिक द्वैध शासन लागू करता है। जब मीर जाफर का मृत्यु होता है उसके बाद ही बंगाल में द्वैध शासन लागू कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन का स्वरूप क्या था, इसके तहत बंगाल में टैक्स और राजस्व वसूली का वास्तविक अधिकार, वास्तविक यानी दीवानी अधिकार किसके पास, बोला कि हम क्या करेंगे, बंगाल में टैक्स वसूलेंगे, रुपया वसूलेंगे, राजस्व वसूलेंगे,
टैक्स हम वसूलेंगे और शासन प्रशासन कौन करेगा? नवाब करेगा। ठीक है, जबकि शासन प्रशासन, कानूनी व्यवस्था और न्याय की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के कंधों पर होगा। मतलब ये समझिए कि दूध एकदम दूह लेते हैं, गर्म करके एकदम पूरा क्या निकाल लेते हैं? मक्खन। मक्खन निकाल के मक्खन लेगा अंग्रेज, और उसका जो बचता है उसको क्या कहते हैं? दूध। हाँ, घोर, वो कौन लेगा? बंगाल के नवाब लेगा। देखिए अंग्रेज का नीति। ठीक है, आगे उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार अंग्रेज के पास बिना जिम्मेदारी का अधिकार था और नवाब के पास बिना अधिकार का सिर्फ और सिर्फ क्या था? जिम्मेदारी था। तो ये हुआ था, याद रखना है। इस दौरान बंगाल का नवाब मिर्जाफर का अल्पवयस्क पुत्र नज्म उदौला था। तो बंगाल का नवाब मिर्जाफर का जो अल्पवयस्क पुत्र था उसका नाम क्या था? नज्म उदौला। और बंगाल के अंतिम नवाब का नाम क्या था? मंसूर अली खां, जिन्होंने 1838 से लेकर 1881 तक शासन प्रशासन किया। और इस प्रकार से बंगाल बाद के दिनों में जाकर अंग्रेज के पूर्ण रूप से अधीन हो गया। तो यहां होता है आपका बंगाल का इतिहास क्या? अब समाप्त। ठीक है, इसको बंद करिए। ठीक है, बंद कर।